ठीक है। सो आई हैव दिस फिगर। हॉलो हेमिस्फेरिकल वेसल का मतलब है कि जैसे ये हमने हेमिस्फीयर ड्रॉ किया, इसके अंदर एक हॉलो दे दिया, ठीक है। मतलब हमने दो हेमिस्फीयर्स की बात की है। फॉर एग्जांपल इफ दिस फिगर इज देयर इन माय, मेरे पास ये फिगर है, ठीक है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। ये छोटे सा अंदर बना हुआ है, एक इसके बाहर सरफेस है। तो इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू हेमिस्फीयर्स। क्लियर हो गया इतना? राइट। तो क्या होता है, इसमें थिकनेस जनरेट की जाती है। सरफेस एरिया इसका क्या बनेगा अगर हम फाइंड आउट करें? एक तो ये बाहर की सरफेस है ना, क्या होगा, बाहर वाले में डायामीटर दी हुई है 25 और अंदर की डायमीटर यहां से लेकर यहां तक दी हुई है 24 डायमीटर, ठीक है। सो बाहर की रेडियस हो गई 25/2, 12.5 सेंटीमीटर। अंदर की रेडियस हो गई 12 सेंटीमीटर। इसका मुझे पेंट करने वाला एरिया निकालना है। तो पहले तो हम क्या पेंट करेंगे, CFA ऑफ आउटर क्या होगा, हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 2πr²। आर कौन सा लेंगे इसमें, आउटर ले रहे हैं तो हम लेंगे कैपिटल आर वाला। फिर अंदर वाला एरिया जो पेंट कर रहे हैं, है ना, क्या हो जाएगा 2πr²। और क्या होगा इसमें, जो ये हमारे पास थिकनेस बनकर आ रही है, दिख रही है ना साइड पर थिकनेस भी, ठीक है ना। सो पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r²। इज इट क्लियर? पाई कैपिटल R² माइनस पाई स्मॉल r², दिस इज द टोटल सरफेस एरिया ऑफ दिस पर्टिकुलर सॉलिड। लिख रहा है कि नहीं, मेरे को तो बता रहे हो। समझ तो लो, समझ कर समझना ही काफी नहीं है ना, उसको प्रेजेंट करना भी तो जरूरी है। लिखते हो तुम कितनी गलतियां करते हो, ओरली मैथ्स सबको आता होता है, ओरली किसी से भी पूछ ले, सबको आएगा। सब लिखने में ही गलतियां करते हैं, तो उसको कन्वर्ट करना होता है थॉट्स को आपके वर्ड्स में। ओरली पढ़ाई सबको आती है। रियो स्टॉप, रियो। धृति, धृति के बारे में, शांति, धृति, समझ में आ गया बेटा ये सबको? रियो स्टॉप, रियो नहीं सुनता, नहीं सुन रहा, ठीक है। चलो अब दो तीन चीजें मुझे करवानी थी, कल तो एक ट्रिग्नोमेट्री का टेस्ट था और कल का टेस्ट। जो अब कल के टेस्ट के लिए एब्सेंट है वो एब्सेंट ही मार्क किए जाए थे, जाएंगे उनके दोबारा टेस्ट, तो मैं चेक ही करूंगी, होमवर्क करेंगे, ठीक है। मार्किंग नहीं होगी उनकी क्योंकि ऑफ कोर्स इट विल बी अनफेयर, अगर मैं आज डिस्कस करवा दूंगी तो बाकी बच्चों के मार्क्स वेरिएशन आ जाती है ना। तो जिन्होंने कल टेस्ट दिया है सिर्फ उनके मार्क्स होंगे। दोबारा से करके लाई थी ना, क्या सॉल्व किया था? लो वो मैं करवा देती हूँ। टेस्ट पेपर ही करवाऊँ कल का पहले, और ट्रिग्नोमेट्री के जो क्वेश्चंस मुझे प्रॉब्लम लगी थी वो सब करवाऊंगी। जो मैंने कॉमन क्वेश्चंस देखे थे, सबसे पहले तो ना एक ट्रिग्नोमेट्री का क्लाउड वाला क्वेश्चन ही करूँ। चलो एब्सेंट कितने क्यों है, कबीर नहीं आ रहा है, कल टेस्ट के लिए कबीर आया था ना। क्लाउड वाले क्वेश्चन में मुझे जो एक कॉमन प्रॉब्लम सब में दिखी थी, साहिल इस प्रेजेंट, नव्या नहीं आया आज, गौतम, धृति क्यों नहीं आई, क्यों नहीं आएगी, क्यों नहीं आएगा, नव्या, सानवी नहीं आ रही है, नहीं आइडिया, बिस्मी, कायशा, दर्पण, कबीर, रियांश इज ऑनलाइन, आरुष आ गया वापस की नहीं, ईश्वी, सिंजन, गुरलीन, राघव, कनन इज ऑनलाइन, ठीक है।
कौन कौन एब्सेंट है? धृति एक 2 दिन लगातार एब्सेंट हो गई, और सानवी सानवी उसके अंदर एक इसका एप्लीकेशन था बताती हूँ, उसमें भी मैंने दिया हुआ तुम्हें वर्कशीट में, मैं भी लिखवा देती हूँ, बस चला जाओ, भले वही करवा दो। क्लाउड वाला क्वेश्चन लिखो अपना, है ना, करवाती हूँ, मैंने करवाया हुआ है वो, इतने 4 साल से करवा रही हूँ वो क्वेश्चन, आपको आज पहली बार आया है वो। मैंने आपको कहा भी था कि जब ऐसा क्वेश्चन दिया होता है तो उसमें tan थीटा की वैल्यू दी हुई है। फर्स्ट चैप्टर करते हो ना, आपको क्या लिखा होता है? tan थीटा इज इक्वल टू 5/12। तो आप ट्राइंगल बनाते हो, है ना, और कहते हो ये थीटा, ये 5 है, ये 12 है, ऐसे करते हो, है ना। अब मैं आपको ये x कह दूं और ये x कह दूं, तो आपको पता है h/x आप लिखते हो tan थीटा, है ना, और यहाँ पर आप h को लिखोगे 5, इसको लिखोगे 12। समझ में आ गया? राइट। अगर मैं आपको एंगल कह दूं, आप ट्राइंगल क्या एंगल दे दूं 30 डिग्री, और आपको कहूँ tan थीटा, तो आप क्या कहते हो? 1/√3, जिसका मतलब क्या हुआ? ऑपोजिट साइड इज 1, एडजेसेंट साइड इज √3 रेशियो में, है ना। वही चीज है उसमें। अब आपको एंगल, क्योंकि 5/12 के साथ हमें एंगल जो आएगा वो एक स्टैंडर्ड एंगल नहीं है, वो 0, 30, 60, 90, 45 उसके अलावा कोई एंगल है। 5/12 के साथ उसने जो एंगल दिया है दैट इज समथिंग डिफरेंट। तो आपको सिर्फ उसने कहा कि tan थीटा 5/12 है। तो जब आप ट्राइंगल में हाइट्स एंड डिस्टेंसेस लगाओगे, आप h/x ab/bc करके कुछ रेशियो फॉर्म करोगे, वो आपको थीटा के बेसिस पर एंगल नहीं, आपको वैल्यू नहीं निकालनी पड़ेगी जाती हुई, उसको आपको स्टैंडर्ड वैल्यू 5/12 की। मैं वो क्वेश्चन भी करवा देती हूँ, पहले क्लाउड वाला क्वेश्चन करो जो मुझे कॉमन, दरवाजा बंद कर दो, एक कॉमन प्रॉब्लम दिखी थी सभी क्वेश्चन में, क्लाउड वाले क्वेश्चन में। जिसको नहीं आया था नहीं आया था, पर जो एक कॉमन प्रॉब्लम आई फाउंड इन एवरी क्वेश्चन, मतलब जिसने सॉल्व किया हुआ है ना थोड़ा बहुत भी फिगर बनाकर, जो गलती हुई थी। एक क्लाउड है, कोर्स स्काई में होगा, यहाँ पर एक लेक है, ठीक है, क्लाउड दिस इज लेक। अब जो रिफ्लेक्शन बनती है वो कहाँ बनती है? पानी के ऊपर। अब जो पानी में भी सीन क्रिएट हुआ होगा वो कैसे दिखेगा आपको? जितना डिस्टेंस यहाँ पर है, अब साइंस में यही करते हो, जितना डिस्टेंस यहाँ पर है रिफ्लेक्शन कहीं अंदर जाके बनती है, यही पढ़ा है ना साइंस में भी कॉन्सेप्ट। distance of object from the mirror is same as distance of the reflection from the mirror। यही करते हैं हम। क्लियर हो गई बात है? so the common problem which I found in every question is that जो आपने ये पॉइंट मान लो, इसको मैंने a लिखा है, तो AC इज इक्वल टू AC डैश। पहली बात तो जितनी हाइट क्लाउड की सरफेस के ऊपर है उतनी ही क्लाउड आपको विजिबल होगी हाइट नीचे। स्टैंड बिफोर अ मिरर। अब इसको समझने के लिए मैं सबसे प्रैक्टिकली, मुझे ये चीज सच में समझ नहीं आई थी कभी, मैं रट्टा मारा था 10th में अपनी, ये बहुत बाद में जाके क्लियर हुआ था कि व्हाट दिस कॉन्सेप्ट इज ट्राइंग टू से। यू स्टैंड बिफोर अ मिरर, यू मूव क्लोजर टू इट, आपकी इमेज भी पास में आ जाती है। आप ध्यान दोगे तो आपका पूरा सीन रूम का क्रिएट हुआ होता है जहां पर आप खड़े हो उस मिरर के सामने, ठीक है। वन आई वाज टीचिंग, तब ये सब्जा लगा नहीं हुआ था, ऐसी राइट सब्जी का टाइम था, और मैं रिफ्लेक्शन ही समझा रही थी बाई चांस, बच्चे जो आए थे मेरे पास आईसीएससी वाले। तो क्या हुआ था, वो स्टैंडिंग ओवर देयर एंड आई कुड सी माई सेल्फ, जितना डिस्टेंस यहाँ दिख रहा था सेम उस मिरर में उतना ही इमेज क्रिएट हुआ था। समझ में आ गया? ये पूरा सीन क्रिएट हुआ था कि डिस्टेंस कितना लग रहा है, यहाँ पे ऐसे वो अलमीरा पड़ी हुई है, यहाँ पे बोर्ड लगा हुआ है, तब ये बोर्ड यहाँ लगा हुआ था, बोर्ड वहीं लगा हुआ है, और ये टेबल रखा हुआ है, वही सीन वहां पर पूरा क्रिएट हुआ। तब जाकर मुझे समझ में आया था कि वो बात है क्या, ठीक है, कि आपके इन बिटवीन, आपके मिरर में और ऑब्जेक्ट में इन बिटवीन अगर कुछ भी चीजें पड़ी हुई है ना तो वो वहां पर क्रिएट होंगी। तो आपको जितनी दूरी पर आप यहाँ पर खड़े हुए हो वही दूरी वहां पर मिरर वही क्रिएट करता है बिल्कुल आपके सामने। दैट्स व्हाई से कि जो डिस्टेंस इमेज का मिरर से होता है वही ऑब्जेक्ट का मिरर से होता है, दोनों की हाइट सेम है। अब जब आप इस क्लाउड को ऑब्जर्व कर रहे हो वो सरफेस ऑफ द लेक से नहीं है, वो किसी हाइट से ऑब्जर्व कर रहे हो, लेट दैट हाइट बी 60 मीटर्स। और जब आपने एंगल ऑफ एलिवेशन देखा दैट इज 30 डिग्री, 30 होता है ना। मैंने 45 करवाया था, वो 45 होगा नहीं। और यहां से आपने इस इमेज को देखा, आपका पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये वाला है, ऐसे बी, यहां पर खड़े हो आप बी पॉइंट पर, तो यहां से आपने नीचे सी डैश को देखा और यहां पर ये एंगल बना 60 डिग्री। अब बात समझ में आई?
ठीक है, क्लियर हो गया। अब आपका ई ए, जो सी ए है वो कितनी है, एच। ए सी डैश भी कितना है, एच। क्लियर हो गया। यहां से लेकर यहां तक की हाइट और यहां से लेकर यहां तक की हाइट दोनों एच है। ए ई कितना हो गया, 60 मीटर, राइट। सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ सीई, एच माइनस 60। ट्रायंगल कौन से यूज करोगे इसमें, जो जो एंगल बनते हैं, एंगल पहला कौन सा बन रहा है, सीबीई को आपने एंगल को नेम दिया ना, आपके पास ट्रायंगल आ जाएगा। तभी मैं ना जब आपकी डिस्क्रिप्शन लिखवाती हूँ तो मैं एंगल सीबीई भी मेंशन करती हूँ कि एंगल सीबी 30 है, एंगल ई बी सी डैश, क्योंकि वहीं से आपको ट्रायंगल मिल जाता है। क्लियर हो गया। डिस्क्रिप्शन में ना कभी देखना, शुरू शुरू में मैंने एंगल्स भी लिखवाए होंगे कि आपको ये दो एंगल्स मिल गए, वो इसलिए ताकि समझ सको कि एंगल के नाम लिखे साथ में ट्रायंगल भी अपने पास आ गया। तो हमारे पास दो ट्रायंगल है सीई बी और एक ट्रायंगल होगा सी डैश ई बी, है ना। दोनों में बिकॉज हाइपोटेन्यूज की बात नहीं हो रही तो मुझे टैन लगाना है। ट्रिग्नोमेट्री में इतनी एप्लीकेशन कर दी होगी, जितने भी किए होंगे, मैक्सिमम टैन लगा। सिर्फ एक स्विंग वाला स्लाइड वाला क्वेश्चन है, एक लैडर वाला क्वेश्चन है, एक रोप वाला क्वेश्चन है कि वो रोप से वो सर्कस वाला बंदा ऊपर चढ़ रहा है, जोकर जो भी आपका होता है ना। मेरे से बोला ना कि बी पॉइंट 60 मीटर को डी, वो तो बेटा बाद की बात है, पर पहले तो टैन ही लगाते हो ना। डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड है वो तो बाद की बात है आपकी। पहले आप सारी वैल्यूज निकालोगे, उसी के बाद बीसी निकालोगे ना, साइन तो बाद में लगेगा। पर पहले मैक्सिमम आई एम सेइंग टैन लगता है, जहां पर हाइपोटेन्यूज की बात नहीं होती वहां टैन लगता है। तो मुझे टैन बनाना है यहाँ पर सीईबी में, आई विल से टैन कौन सा है, 30। क्या हो जाएगा, आप पहले साइड लिखो, कौन सी साइड लिखोगे, सीई, उसके ऊपर कौन सी लिखोगे, बीई। सीई की लेंथ क्या है, बी कितना है मुझे नहीं पता, वही निकालना है। ठीक है, क्योंकि वो कॉमन हो गया, उसको यूजुअली एक्स ले लेते हैं, यूजुअली वी से बिकॉज दैट इज द कॉमन साइड। ठीक है, सी डैश ई बी में कौन सा टैन यूज करोगे, 60। अब राजा रीजन देखो, अगर तुम्हें इसने बीसी निकालने को कहा भी है तो पहले तो बीई निकालना ही पड़ेगा ना हमें, पहले तो टैन ही यूज करेंगे ना, उसके बाद यहाँ पर आओगे, बिकॉज बीसी इज नॉट द कॉमन साइड बिटवीन द टू ट्राइंगल्स। टू इक्वेशंस टू वेरिएबल्स, बीसी तो बिल्कुल एक थर्ड वेरिएबल हो गया हमारा। tan 60 क्या होगा, सी डैश ई अपॉन बीई। व्हाट इज सी डैश ई, बस यही चीज है। सब ने ना यहाँ पर इसको h प्लस 60 नहीं लिखा था, कोई बस उसको h ही कह रहा है। जो आप ट्रायंगल ले रहे हो, आप इस हाइट को बिलो द सरफेस, ये सरफेस है हमारा, यहाँ पे नदी बह रही है, समझ में आ गया, यहाँ पे नदी बह रही है। आर वी क्लियर नाउ। तो यहाँ पर बस h प्लस 60 होता है, बीई एक्स है, tan 60 आपका √3 होगा। नाउ यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन सॉल्वेबल है। माय ओनली प्रॉब्लम विद दिस क्वेश्चन वाज, जिसने भी ये सॉल्व किया है, फिगर सही बनाई है, उनकी गलती हुई है, तो यही गलती हुई है। क्लियर हो गया बेटा, ये चीज गलत करना मत, क्योंकि चांसेस है ये क्वेश्चन पेपर में आ जाए। 4-5 साल से पेपर में नहीं आया क्लाउड वाला क्वेश्चन, तो इस साल चांसेस है ये पेपर में आ जाए हमारे। क्लियर हो गया, एरोप्लेन वाला क्वेश्चन हो गया, ये क्वेश्चन हो गया। अब आ जाते हैं आपके tan थीटा वाले क्वेश्चन जो है। ये आपके असाइनमेंट का क्वेश्चन नंबर 22 है। मैंने आपको असाइनमेंट दी हुई है ना, अब बार बार तो मैं डिक्टेट करने से रही। क्वेश्चन नंबर 22, ब्रॉडली सेज एट अ पॉइंट ऑन द लेवल ग्राउंड, एक लेवल ग्राउंड पे पॉइंट है P, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ वर्टिकल टावर, ये वर्टिकल टावर है, इज फाउंड टू बी सच। कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, वो यूजुअली कहता है 30 डिग्री है, 60 है, 45 आपको दिया जाता है। वो कहता है एंगल ऑफ एलिवेशन ऐसा है, इज फाउंड टू बी सच दैट इट्स टेंजेंट। टेंजेंट हम क्या यूज करते हैं, टैन। मैंने आपको जब फुल फॉर्म करवाया था मैंने कहा टैन थीटा बोलते हैं, बेसिकली इट्स टेंजेंट। सीकेंट होता है, सेक जो एससीसी लिखते हैं वो, दैट इज सीकेंट।
कुछ नहीं था, ट्रिग्नोमेट्री को सर्कल्स में भी ड्रॉ करते हैं, सर्कल्स में भी स्टडी ट्रिग्नोमेट्री, वहीं से उसका ओरिजिनेट हुआ था। बात समझ में आ गई, सर्कल से ओरिजिनेट हुआ था, राइट। सो यहीं से वो टेंजेंट, सीकेंट, साइन, कोसाइन, वहीं से सारी वैल्यूज आनी शुरू हो गई, वहीं से दो नेम्स भी आए, टेंजेंट एंड सीकेंट, राइट। अब ये थीटा हो गया हमारे पास, तो उसने कहा है tan थीटा इज इक्वल टू 5/12, कि यहाँ पे मुझे एंगल नहीं पता है, लेकिन मुझे उसकी वजह से जो साइड्स की रेशो पता वो बनी, वो पता है। आपको एंगल पता होगा, आप साइड की रेशो बता दोगे। आपको एंगल नहीं दिया हुआ, उसने साइड्स की रेशो दे दी, राइट। ऑन वॉकिंग 192 मीटर्स टूवर्ड्स द टावर, आप क्या खड़े हो, टावर ये ए बी है, इसकी तरफ जाओगे, तो आई शुड मूव टूवर्ड्स दिस साइड और दिस साइड। कौन सी साइड मूव करूंगी, टुवर्ड्स बी और टुवर्ड्स अदर साइड ऑफ बी, टुवर्ड्स बी। कितना मूव करना है, 192 मीटर। कहते हैं यहाँ मूव किया, 192 मीटर मूव किया। अब आपने देखा उसको दूरबीन से ऊपर देख रहे हो, आप बाइनोकुलर्स लगाकर यहाँ देखो, कहते जो एंगल बना ना, अब एंगल तो ऑफ कोर्स चेंज होगा, जो ये एंगल बना वो कितना हो गया, उसका टेंजेंट ऑफ द एंगल इज फाउंड टू बी 3/4। अब जो एंगल बना वो हो गया 3/4, रेशियो उसने दी 3, tan की रेशियो दी 3/4। फाइंड द हाइट ऑफ टावर। समझ में आ गई बात ये, क्योंकि आप इसमें ट्रायंगल एज सच नहीं यूज कर रहे हो, आप रेशियो ही यूज कर रहे हो, आप साइड्स की तरह यूज नहीं कर रहे हो, आप हाइपोटेन्यूज निकाल नहीं रहे हो, इसलिए। समझ में आ गया। तो दो ट्रायंगल्स बने, देखो एंगल हमने जहां पे एंगल मार्क किए होते हैं ना, वही दो ट्रायंगल बने होते हैं। कौन सा ट्रायंगल हो गया, इसको मैंने आर दे दिया, तो पहला ट्रायंगल हमारे पास क्या होगा, ए बी आर, और दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ए बी बी। ए बी आर में रेशियो क्या होगी, ए बी अपॉन बी आर, किसके इक्वल हो जाएगा, tan अल्फा। ए बी एच बी आर एक्स, tan अल्फा आपको दिया हुआ है 3/4। जो आप चीज मेमोराइज करते हो वो उसने आपको एक रेशियो की फॉर्म में दे दिया, ए बी अपॉन बीपी। ये क्या हो जाएगा, tan थीटा, ए बी लिखोगे एच, बीपी क्या लिखोगे, बीपी की लेंथ 192, tan थीटा क्या हो जाएगा 5/। अब ये दो चीजें हैं, अब ये ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन नहीं रहा, जब आप इसको सॉल्व कर रहे हो, दिस इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। समझ में आ गया, चाहे इसे एलिमिनेशन से करो, चाहे इसे सब्स्टिट्यूशन से करो, विच एवर वे यू लाइक। ये देखो दो वेरिएबल्स के साथ भी कर सकते हो इसको, इसको मल्टीप्लाई बाय 3 कर दो, ये आपके पास आ गया 12x इज इक्वल टू 9x प्लस 0। समझ में आ गया, ये माइनस 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 ये कैंसिल हो गया, तो ये आ गया -4x प्लस 960 इज इक्वल टू 0। 4x इज इक्वल टू 960, x इज इक्वल टू 240, और हाइट भी आप निकाल सकते हो फिर। समझ में आ गई बात, ये इजी है क्वेश्चन। अब ये इसके अलावा और कौन से क्वेश्चन है जो क्लियर नहीं हुए थे, मुझे ना वो हटाओ। अब थोड़े कल वाले क्वेश्चन करवाऊंगी, तो आपको करके आने हैं। पता क्या है, वो मैंने आपको क्वेश्चन करवाया था 30 और 60 के साथ, है ना। कॉम्प्लीमेंट्री आपको डिलीट हो चुका है, हाँ वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होते हैं, वो डिलीट हो चुका है। वो आपको जब एक्सरसाइज ही नहीं है, उसकी सॉल्विंग भी नहीं है, तो वो क्वेश्चन
सैंपल पेपर में आया था 30 और 60 करके, समझ में आ गया, वरना मैं कॉम्प्लीमेंट्री वाला क्वेश्चन करवाती थी ना। तो उसने कहा था पर मैंने कहा था हम डिवाइड ही क्यों करेंगे इसको, हमने ऐसे मल्टीप्लाई ही क्यों किया, याद है ना, तुमने कहा था आंसर तो आता है। तो मैंने कहा था ये फॉर्मूला बना हुआ है, दिस इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन 30 एंड 60, इट कुड बी 45 एंड 45, इट कुड बी 20 एंड 70, तब भी आपका आंसर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ दो टू नंबर्स आएगा जो आपको दिया हुआ है, और एच की वैल्यू 6 हो जाएगी। 9 एंड 4 दिया हुआ है ना बुक में, आपका 9 एंड 4 दिया हो, समटाइम्स इट्स गिवन 12 एंड 6, तो स्क्वायर रूट ऑफ 72 लेना है आपने, ये फॉर्मूला बनकर आता है, ठीक है। तो वो मैंने आपको क्वेश्चन लिखवाया है और इसमें भी शायद होगा वर्कशीट में। इसके अलावा ना एक लैडर वाला क्वेश्चन था, और एक क्वेश्चन नंबर 4 सबने कहा था शैडो वाला क्वेश्चन है, जिसमें प्रॉब्लम है। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पर्सन इज एक्स। शैडो कहाँ होती है, हवा में या जमीन पे, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल, ठीक है। लेंथ ऑफ शैडो ऑफ अ पर्सन, ये बंदा खड़ा है, ठीक है, उसकी शैडो यहाँ पे कुछ ऐसे पड़ रही है, तो उसने लिखा है when the angle of elevation of sun is 45, let me say this is 45 degree angle, let me just assume is x, ठीक है, shadow x है। if the length of shadow increases by का मतलब क्या है, बढ़ गई, पहले से बढ़ गई, इंक्रीजेस बाय लेंथ इंक्रीज हो गई, तो वो दूर चला गया टावर से, या पर्सन जो है वो लाइट सोर्स से दूर चला गया, तो लेंथ ऑफ शैडो इंक्रीजेस बाय, ये x थी, ये आ गया √3 - 1 इंटू एक्स। तो ये एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन, यहाँ पे कई सन है, किसी ने ना सन बनाया भी हुआ था बड़ा छोटा पेपर में, somebody had drew the sun as well। द्युति पेपर कैसे नहीं आई थी आज स्कूल में, पता नहीं, जिसकी जल्दी क्लास मिस नहीं करती, सानवी भी, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर लो, क्या हो गया। अब मुझे बताओ CD डिस्टेंस कितना दिया हुआ है, BC कितना दिया हुआ है, और DD कितना हो जाए। CD डिस्टेंस कितना है, √3 - 1 इंटू एक्स, तो मैंने इसे मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ जाएगा। BC डिस्टेंस कितना है, x, व्हाट अबाउट DD, ठीक है। दो एंगल्स है, ये तो देखो 45 डिग्री है, ये भी आपके पास, AB कितनी हाइट हो गई, ये 45 है, BC x लिया है, तो AB कितना हो गया, x। दूसरा ट्रायंगल कौन सा होगा, ABD, AB अपॉन BD, tan थीटा लिख रहे हैं, AB की वैल्यू कितनी है, x, BD की वैल्यू कितनी है, तो ये रेशियो 1/√3 tan थीटा में कब आती है, जब थीटा क्या हो 30। तो इसके अलावा ना मुझे ऑलमोस्ट कोई लगा नहीं था, किसी ने कुछ क्वेश्चन में बताया हो। क्वेश्चन नंबर 4 और 11, 12, 13, 12 तो मैंने करवा दिया, ठीक है। और जो प्रॉब्लम लगी थी, किसी ने कहा था 12, 13 बस, एयरप्लेन वाला क्वेश्चन जब सारे आ जाएंगे ना तब करवाऊंगी साथ। इसमें क्या प्रॉब्लम है, यही वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये तो एंगल है, फिगर ऐसी बनेगी, सन यहाँ पर है, और ऑल्टीट्यूड चेंजेस फ्रॉम 30 to 60, एक C वर्टेक्स है, एक D है, 60 एंगल कहाँ पे होगा, C पे या D पे, C पे, और D पे कौन सा एंगल होगा, 30। कहते हैं जब ऑल्टीट्यूड, जब एंगल चेंज हुआ 30 से 60 पे, जैसे ओवरहेड कहते हैं ना कि शैडो सबसे छोटी होती है, जब 12 बजे की शैडो बहुत छोटी होती है, तो सन बिल्कुल ओवरहेड होता है, परपेंडिकुलर होता है, फिर उसकी मूवमेंट चेंज होनी शुरू होती है, तो शैडो बढ़ना शुरू हो जाती है, यही कहते हैं ना, राइट। तो शैडो डिक्रीजेस बाय 70, डिक्रीजेस बाय, so which length is 70, decreases by, शैडो कम हो गई इतनी, पहले शैडो कौन सी थी, 60 पे शैडो कौन सी है, BC, और 30 डिग्री पे शैडो की लेंथ कितनी है, हाँ, तो कम हो गई, कितना कम हुई, 70,
वो 70 यहाँ पर कौन सी लाइन शो करेगा? ये x और ये h। समझ में आ गया? चलो अब आते हैं कल वाले क्वेश्चन पे। कल वाला ना इट्स वेरी क्लोज टू बोर्ड वाला पेपर, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन बोर्ड से ही लिए हुए हैं मैंने। कल वाला टेस्ट जो था सरफेस एरिया वॉल्यूम का, इट्स वेरी क्लोज टू बोर्ड पेपर। बोर्ड में आप लगाओ ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, फुल चांसेस है ऐसे ही क्वेश्चन आने के। तो कोशिश करना है आपने इस पेपर को ढंग से सॉल्व कर लो। कल सच में मेरा मन यही था कि अपने आप से कुछ ना डालू, जो मैंने बोर्ड के पेपर ढूंढ ढूंढ कर, सैंपल पेपर ढूंढ कर मैंने सारे क्वेश्चन डालने हैं, और करंट वाला जो सैंपल पेपर है उसके भी क्वेश्चन आएंगे। समझ में आ गया? इसका सबसे पहला जो क्वेश्चन मुझे करवाना है वो है सबसे लास्ट वाला, जो कोन वाला था, है ना, कोनिकल टेंट उसके ऊपर रखा है। क्वेश्चन नंबर 17, ये बोर्ड का क्वेश्चन है। अभी का सैंपल पेपर आया ना, तभी कह रही हूँ पढ़ना शुरू कर दो, सैंपल पेपर के क्वेश्चन सॉल्व कर लो। अगर आपसे ये भी सॉल्व नहीं हो रहे हैं, सीरियस इश्यूज है हमारे साथ, इट्स हाई टाइम पढ़ना शुरू करोगे, ये सब सॉल्व होने शुरू होंगे। पहले तो फिगर बनाओ, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप, सिलेंडर सरमाउंटेड बाय अ कोनिकल टॉप। और एक चीज हमने और करनी है, चाहे जितनी मर्जी लॉजिकल फिगर दी हो, कभी भी उसको क्वेश्चन नहीं करना। हाइट एंड रेडियस, हाइट कितनी दी हुई है ऑफ द सिलेंड्रिकल पार्ट, हाइट कितनी दी हुई है? 3 मीटर। और रेडियस कितनी दी हुई है? आगे सोचना नहीं, हाइट कैसे हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता, है ना? हमने बड़े एरिया को कवर किया है, हाइट छोटी दे दी, ठीक है। टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 13.5 meters. So what is the height of the conical part? Area of canvas required for the tent. पहले तो हम क्या निकालेंगे सबका? सरफेस एरिया की वॉल्यूम, सरफेस एरिया। कौन सा सरफेस एरिया क्या होता है? और सिलेंडर का, दोनों की रेडियस सेम है, झगड़ा खत्म हो गया हमारा। मतलब हम आर कैपिटल डबल आर करके चलते, R1 R2 करके चलते, वो नहीं करेंगे। तो ओनली प्रॉब्लम है स्लैंट हाइट निकालनी है अब इसमें। समझ में आ गया ना मुझे कि स्लैंट हाइट निकालनी होगी। स्लैंट हाइट क्या होती है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। एक्स क्या होता है? यहाँ पे दिया हुआ है 10.5 का होल स्क्वायर। रेडियस क्या है? बस यही है, झड़बट्टी झड़का झड़ना मतलब इसी में आता है कि हम कैलकुलेशन ढंग से करें। रेस्ट एवरीथिंग इज वेरी सिंपल टू सॉल्व। 105 का स्क्वायर, अगर ये नहीं आता तो 105/10 कर लो, जो हो जाएगा 21/2, उसको स्क्वायर कर लेना। वैसे तो 105 इंटू 105 करोगे, ये आपको फिर भी सॉल्व करना आसान हो जाएगा, बिकॉज 3 लेवल नहीं है, 2 लेवल तक 105 है, मल्टीप्लाई करना आसान है, ठीक है। ये 5 लिखा, यहाँ मल्टीप्लाई किया, 3 जीरो आ गए, और यहाँ से आएगा 2 0 से 501 ऐसे आएगा। तो ये आ गया, कोई बहुत लंबी चौड़ी कैलकुलेशन इसमें नहीं है। 14 का स्क्वायर कितना होता है? अब पता है यहाँ पे क्यों नहीं सॉल्व हुई थी कैलकुलेशन कल? क्योंकि बहुत देर तक आप सरफेस एरिया वॉल्यूम नहीं करते रहते, पेपर में सिर्फ एक क्वेश्चन होगा इसका, ऐसे लंबे वाला, एक बार कैलकुलेशन होगी। यहाँ पर मल्टीपल बार होती है तो दिमाग चलना बंद हो जाता है। बिलीव मी, मैं भी जब पूरा टेस्ट सॉल्व करी थी आपके साथ बैठकर, मेरे में भी इसमें यहाँ पे 4 बार गलती हुई थी। 4 नहीं, मतलब 1 बार तो हुई थी, ठीक है। मतलब ये क्या है कि when you get to do calculation so many times the brain stops working, that's why we take regular test, कि आपके दिमाग को आदत पड़े, बस सिटिंग बने उसमें। 1 घंटा बिठाकर यहाँ क्यों बिठाती हूँ कि यही बैठ कर टेस्ट करो, घर पे क्यों नहीं मानती उस चीज को मैं। समझ में आया? सारा मटेरियल आपके पास सब कुछ अवेलेबल ऑनलाइन है, पढ़ पाते हो घर पे? नहीं पढ़ पाते, क्योंकि बिठाने वाला कोई नहीं होता। वो सिटिंग पावर तभी टेस्ट से जनरेट होती है, तो टेस्ट छोड़ो मत। प्लस
जब भी काम करने को कहती हूँ तो कर आओ उसको, आपके ब्रेन को आदत नहीं पड़ेगी, एंड में पढ़ना नहीं आएगा उसको। अब आते हैं इसका स्क्वायर रूट निकालना, ठीक है। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालना नहीं आता, इसको ऐसे लिख दो 30625/100, कैंसिल कर दो 5 से 25 से। समझ में आ गई बात ये? दिस इज हाउ यू विल टैकल योर कैलकुलेशंस। या फिर इसको फैक्टराइज करना शुरू कर दो। मुझे लगेगा कि इसको कैलकुलेशंस को मैं अगर कैंसिल कर देती हूँ तो शायद थोड़ा सा इजी हो जाए। 6125, हाँ ठीक है ना। अब 6125 को आई कैन ट्राई एंड फैक्टराइज। 6125 आएगा, 25 से करोगे नहीं, 6125 आएगा, इससे भी ज्यादा होगा, ठीक है ना। क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने सिर्फ 5 से कैंसिल किया। 25 ones are 25, then you have 56 twos are 50, 62 twos are, yeah। अब ये समझना आसान है, दिस इज 35/2, बस इतना सा काम है। वही बात। अब आपको ना मैम पेपर में क्यों नहीं, यहाँ पे क्यों नहीं सॉल्व हुआ, क्योंकि यहाँ पर लगातार चल रहे हैं, दैट्स व्हाई आई वांट मिक्स पेपर वाला टेस्ट दूं आपको। जब हर एक क्लास एक एक क्वेश्चन करोगे, अपने आप दिमाग चलना शुरू होगा। हाई टाइम सैम्पल पेपर स्टार्ट करो, और जो क्वेश्चंस नहीं सॉल्व होते उनके चैप्टर्स में जाके, कॉन्सेप्ट पे जाकर उसके असाइनमेंट्स करो, उनकी एग्जाम्पलर करो, उनकी वर्कशीट्स करो, जो भी टेस्ट पेपर उनके हुए हैं वो सॉल्व करो, स्कूल के यहाँ के। बात समझ में आई? रिविजन को कैसे करना है हमने? सैम्पल पेपर की कोई बुक खरीद लो, ऑनलाइन बहुत सारे हैं वो कर लो, वरना अरिहंत की बुक आराम से मिल जाएगी। आई लिए कोई बुक? नहीं, सैम्पल पेपर पता करना कौन से मिल रहे हैं, ठीक है, मैं भी लेकर आऊंगी। क्लियर हो गया? वरना ऑनलाइन आपके पास अमेजोन है, यू कैन बाय फ्रॉम देयर। घर पे नहीं करना है तो लेटेस्ट बस बाय करना, सेशन देखकर बाय करना, वहां पे पुरानी भी मिल जाती है। क्लियर हो गया? 35/2 आ गया आपके पास, राइट। अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना कितना मुश्किल है, अब देखते हैं। पाई को लेना है 22/7, रेडियस आपको दिया हुआ है 14, स्लैंट हाइट है 35/2। यहाँ पे लिखोगे 2, 22/7, रेडियस 14, हाइट कितनी दी हुई है? सिलेंडर की। और मुश्किल अब ये क्वेश्चन, ठीक है। तो पहले तो मैंने 22/7 और 14 कॉमन ले लिया, 35/2 प्लस 6, 44 इंटू, तो उसको 47/2 आ जाएगा, ये आ जाएगा आपके पास 22 इंटू 47। इतना स्क्वायर मीटर कपड़ा चाहिए। 517, और इसको डबल करोगे तो हो जाएगा 34103। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मेरे पास आ जाएगा 1034 स्क्वायर मीटर। अब जो ये आपकी प्रोविजन थी ना वेस्टेज वाला, ये 9th का क्वेश्चन है, अगर याद करो 9th की बुक उठाना। कीपिंग अ प्रोविजन ऑफ 26 स्क्वायर मीटर्स फॉर कैनवस फॉर स्टिचिंग एंड वेस्टेज। इतना आपको एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए होगा, क्योंकि इतना वेस्टेज में चला जाता है। वो जो कटिंग साड़ी होती है, कटिंग शटिंग होती है, सारी नीचे गिरी होती है कपड़े की, वो 26 स्क्वायर मीटर्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, ये तो हमारा इस टेंट में बनाने में लग जाएगा, इसके अलावा मुझे 26 स्क्वायर मीटर चाहिए होगा। तो 1060 स्क्वायर मीटर कपड़ा लगेगा इसको बनने में। उसके बाद कॉस्ट ऑफ कैनवस है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 500 से। दिस इज द आंसर। इजी हुई कैलकुलेशन? पेपर में 5 मार्क्स का क्वेश्चन दिया हुआ है। बात समझ में आई हमें अब? ठीक है। कल का एमसीक्यू टेस्ट डरना नहीं है, यहाँ आकर बैठो। मैं आपको 45 मिनट्स में सॉल्व होने वाले क्लोज टू 30-35 क्वेश्चन होंगे। सारे सॉल्व नहीं करने हैं, जितने सॉल्व हो सके फटाफट से। और एक चीज है, उसको चिपके नहीं रहना है। क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ तो चिपकना नहीं है, फटाफट से जो आता है पहले वो करते रहो। समझ में आ गया इतना? फुल सिलेबस होगा, एमसीक्यू टेस्ट फुल सिलेबस होगा। इट्स हाई टाइम वी कम टू फुल सिलेबस। दिमाग ना अपने आप चलना होना शुरू हो जाएगा। क्लियर हो गया क्या? डन दिस मच। नेक्स्ट पे आ जाओ। 17th हो गया, अब 16th क्वेश्चन करते हैं इसका। तो यार 16th नहीं हुआ था ना?
16th क्वेश्चन। नो मैम। हाँ 16th मैंने क्लास में करवाया भी हुआ है ये। A small cone is cut off at the top by a plane parallel to its base. पैरेलली कटिंग होगी, स्लैंटिंग कट नहीं होगा, कोई डिजाइन साइलेंट कटिंग नहीं कर रहे हो। एक आपने, जैसे हम क्यूकम्बर लेते हैं, उसको स्ट्रेट अवे भी कट करते हैं, स्लैंटिंग भी कट होता है, वो स्लैंट कट आपका नहीं है। याद है ना, शेप बनाने के लिए स्लैंट, ओवल शेप बनाने के लिए स्लैंटिंग कट किया जाता है, वो कटिंग आपके लिए नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो 11th क्लास में या 12th क्लास में कोनिक सेक्शंस बनकर अलग से टॉपिक आता है, उसमें करोगे, यहाँ नहीं करोगे। पैरेलल कट करने का मतलब क्या होता है? ट्राई टू अंडरस्टैंड वो पैरेलल ही क्यों दिया जाएगा। तो एक तरह का इक्वेशन है इसमें, फर्क सिर्फ ये 1/64 ये क्यूज में होगा, ये 1/64 है, 1/27 होगा, 1/512 दिया जाएगा, ऐसा ही नंबर दिया जाएगा, ठीक है। और ये एग्जाम्पलर में भी क्वेश्चन है, एग्जाम्पलर सेज ये वाला, फाइंड द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स। क्या फ्रस्ट्रम नहीं आना, लेकिन ये कोन है, कोन को कट कर दिया है, फ्रस्ट्रम नहीं है। प्लस फ्रस्ट्रम जब मैं 10th में थी मुझे भी नहीं था, समझ में आया, पर बोर्ड में क्वेश्चन आया हुआ था फ्रस्ट्रम का। वहां बैठकर अगर ये कोन को कट करके उसने कह दिया ना कट कर दिया, आप जी छोटे कोन का वॉल्यूम निकालो, तो वो आपका सिमिलर ट्रायंगल्स का भी क्वेश्चन है। किसी भी स्थिति के दिमाग में, मतलब क्वेश्चन आ गया ना टीचर के दिमाग में, उसने डाल देना है, और वहां आर्ग्यूमेंट नहीं कर पाओगे आप, पहली चीज। दूसरी चीज, टर्म 1 में पूरी केस वो पैराग्राफ जो था आई थिंक 2 साल पहले, वो 8 मार्क्स का पूरा कैंसिल होता है और उसको ग्रेस मार्क्स मिले थे, पर वो एक लॉन्ग प्रोसेस है। वो किसी ने उसको पढ़ लिया पैसेज और कहा कि नहीं होना चाहिए, उस पर डिबेट उठी, वो नहीं हुआ। ऐसा सरफरा कोई टीचर आपने उसे रख दिया ना, उसने तो क्या करोगे वहां बैठकर 2-3 घंटे में, उस एक क्वेश्चन की वजह से ना पूरा पेपर खराब करोगे। उसके बाद डर के वो नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, वो 5 नंबर नहीं हुआ, 75 मार्क्स को भी छोड़ देते हो। ट्राई एंड टैकल द क्वेश्चन, सच में कह रही हूँ, आपका पेपर 10th का मुश्किल नहीं होता है, सारा चीज वहीं से आता है। वो 1-2 नंबर जिसने 80 मार्क्स देने होते हैं ना, वो 1 नंबर के पीछे पूरा पेपर खराब कर देते हैं कि 1 मार्क वाला एमसीक्यू नहीं हुआ, बाकी सब में कहीं ना कहीं गलती कर दी हमने, राइट। अब इस क्वेश्चन में क्या कहा है कि पैरेलल टू बेस, हमने एक सेक्शन कट किया। इसका फायदा क्या है? जब आप एक पैरेलल टू बेस कट करोगे तो जो ऊपर का ये सर्कल बनेगा, वो ऊपर का जो पोर्शन होगा वो भी सर्कल होगा। सो इनफैक्ट ये 2 तरह की शेप ऐसे बन जाती है। ये क्वेश्चन अभी भी फ्रस्ट्रम का नहीं है, ये कोन का ही है, पर इसमें फ्रस्ट्रम का वॉल्यूम और सब कुछ निकालने को कहा जा सकता है। वॉल्यूम कैसे निकालोगे? बड़ी कोन में से छोटी कोन माइनस कर दी, ठीक है। और जब मैंने फ्रस्ट्रम सीखी भी थी ना, तो हमें यही सिखाया गया था, फॉर्मूलाज बहुत देर बाद बने थे। जब मैंने दोबारा से 3-4 साल बाद जब पढ़ाई दोबारा शुरू की थी, ये वाली कहाँ पर, एंट्रेंस टेस्ट में, कॉम्पिटिशन में जब मैंने पढ़ा था, तो फ्रस्ट्रम का फॉर्मूला बनकर आया, सीरियसली। और मुझे नहीं आता था, एक बच्चा था, मेरा स्टूडेंट था, जो आईआईटी से आया था, तो वो कहता मैम ये तो ऐसे बन जाएगा इसका फॉर्मूला, ये तो हमें सिखाया हुआ है। तो मैंने कहा मैंने अपने टाइम में नहीं पढ़ा हुआ, दिस इज हाउ यू अपग्रेड एंड दिस इज हाउ यू लर्न, कि ये चीज नई फॉर्मूला बनकर आ गया, उससे पहले कहीं बुक्स में फॉर्मूला नहीं था। समझ में आ गई बात? ये वहां से ये मत कहना कि ये तो है नहीं, फ्रस्ट्रम ओपनली नहीं है, उसके फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन नहीं है, पर ऐसा बिल्कुल आ सकता है, और ये आएगा भी 2 मार्क्स में या 3 मार्क्स में। क्लियर हो गया इतना? अब जब आपने ऐसे कट किया ना इसको, हमेशा दिस इज व्हाट इज बी, ये हमारे पास आ जाएगा। एक ट्रायंगल है ये एबीसी, और एक ये है एबीई। फिर मैंने करवाया था ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई। लिखो इस चीज को, ध्यान समझ ले, समझ में आ रहा है? ट्रायंगल एबीसी और एडीई सिमिलर क्यों क्या है? क्योंकि आपका जो प्लेन है, वो नाइफ जो आपने चलाया है ना इस कैरेट पे, वो आपके बेस से पैरेलल है, तो डीई और बीसी साइड्स पैरेलल हैं। यस मैम। समझ में आ गया? डीई और बीसी साइड्स पैरेलल है, तो ये एंगल राइट सर्कुलर कोन होती है, 90 डिग्री होगा, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बन जाएंगे। इतना एक्सप्लेन अगर नहीं भी करोगे, दिस इज व्हाट इज रिक्वायर्ड। ट्रायंगल एबीसी इज सिमिलर टू ट्रायंगल एडीई। एबीसी की छोटी रेडियस, इसकी बड़ी रेडियस, इसकी छोटी हाइट, इसकी बड़ी हाइट, और इसकी छोटी स्लैंट हाइट, इसकी बड़ी स्लैंट हाइट, आपस में क्या होंगे? प्रोपोर्शनल, ठीक है। ये चीज हमें याद करनी है। ट्रायंगल सिमिलर होंगे बाय ए सिमिलैरिटी, इतना क्लियर है, और इनकी साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, जो अब तक हम इतना डिटेल में नहीं करते थे। अब कहते हैं कि वॉल्यूम जो है ना छोटी वाली कोन का 1/64 है,
ठीक है, मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम ऑफ स्मॉल कोन, वॉल्यूम ऑफ बिग कोन क्या हो गया, 1/64। क्लियर हो गया इतना? मतलब मेन आपको ना ये रेशो याद करनी है। क्लियर हो गया इतना? अब इसका शॉर्टकट भी समझाऊंगी, देखो अगर ये चीज समझ लेते हो तो ये क्वेश्चन सच में ऑलरेडी सॉल्व होने वाला क्वेश्चन है ये। वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है कोन का, 1/3 पाई, स्मॉल कोन है तो स्मॉल आर स्क्वायर स्मॉल हाइट, बड़ी वाली कोन है तो बिग आर स्क्वायर बिग हाइट, क्या हो गया 1/64। पहले तो ये 1/3 पाई खत्म, आर स्क्वायर एच बाय कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच 1/64। ठीक है, अब जो ये r बाय आर की रेशियो है वो h बाय एच के इक्वल है। आपको हाइट दी हुई है ना, तो मैंने सभी को हाइट में कन्वर्ट कर दिया। क्या ये चीज आपको समझ में आती है? व्हेन आई से दिस इज सेम एज राइटिंग h क्यूब बाय कैपिटल H क्यूब, r बाय r की रेशियो, कैपिटल R की रेशियो h बाय स्मॉल h है, तो मुझे दिया हुआ है r बाय r। समझ में आ गया? मैंने इस r बाय r को यहां पर भी और यहां पर भी h बाय h से रिप्लेस कर दिया। बात समझ में आ गई? और इससे हमारे पास क्या बन गया, एच क्यूब बाय एच क्यूब मतलब स्मॉल, कैपिटल मतलब बड़े वाली कोन, छोटा और बड़ा दोनों की रेशो क्या आ गई 1:64। क्यूब की रेशो 1:64 है तो हाइट की रेशो क्या हो जाएगी, कि अगर बड़ी वाली कोन की हाइट 4 है, छोटी वाली कोन की हाइट क्या हो जाएगी 1। बड़ी वाली कोन की हाइट 4 है तो छोटी वाली कोन की हाइट क्या होगी 1। यहां तक क्लियर हो गया? तो आपको ये समझ में आ गया कि जब भी ऐसी चीज अगर 1/64 दिया हुआ है तो हाइट्स की रेडियस की रेशियो 1:4 हो जाएगी, क्यूब रूट ही निकलेगा उसका। तो ये कभी क्वेश्चन 1/27 के साथ आएगा तो आपकी हाइट्स की रेशियो क्या हो जाएगी 1/3। 1/5/12 आएगा तो हाइट्स की रेशियो क्या हो जाएगी 1/8। 5/12 इज क्यूब ऑफ 8। समझ में आ गई बात? इतना क्लियर है हमें, राइट? हाइट बड़े वाले कोण की कितनी दी हुई है 40, छोटे वाले कोण की कितनी हो गई? बात समझ में आ गई? जो ये स्मॉल कोन है इसकी हाइट है 10। अभी भी ये क्वेश्चन गलत होने के फुल चांसेस है, क्योंकि उसने कहा है डिस्टेंस फ्रॉम द बेस, एट व्हाट हाइट फ्रॉम द बेस इज द सेक्शन कट। बेस से कितनी हाइट पर हमने सेक्शन कट किया है? ये हाइट है 10, कंप्लीट हाइट है 40, तो यहां से लेकर यहां तक की हाइट कितनी हो गई 30। ये एमसीक्यूज में आता है, आंसर विल बी 30 सेंटीमीटर। क्लियर हो गया? ठीक है ना? Also find the ratio of volume of two parts. इस कोण के दो हिस्से हुए, उनका रेशियो ऑफ वॉल्यूम निकालना है हमें। वॉल्यूम की रेशियो क्या है यहाँ पे 1:64। छोटी वाली कोण का वॉल्यूम 1 है, बड़ी वाली कोण का वॉल्यूम क्या है 64। ये देखो दो हिस्से बने थे ना इसके, ये कंप्लीट वॉल्यूम 64 है, इसका वॉल्यूम 1 है, तो इस वाली का वॉल्यूम कितना हो गया 64 कंप्लीट है। एक हिस्सा ऊपर चला गया 1 वाला, तो ये कितना रह गया? अब आप ये कैलकुलेशन करो या ऐसे सॉल्व करो। समझ में आ गई बात? ये रेशियो ऑफ वॉल्यूम इज 1:63। टू पार्ट्स का हुआ है, स्मॉलर कोन टू बिगर कोन नहीं का होगा। तो यहाँ सब समझ में आ गया? Yes, ma'am. ठीक है, अब जो ये क्वेश्चन रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ टू पार्ट्स है वो ऐसे वाला क्वेश्चन है, लिख लो इसको। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखो। अ कोन ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, a cone of radius 4 centimeter
is divided into two parts, divided into two parts by drawing a plane through the midpoint of its axis. Through the midpoint of its axis and parallel to its base. Compare the volume of two parts. ये क्वेश्चन बिल्कुल पेपर में आ सकता है, कोई इसको चैलेंज भी नहीं कर सकता, इससे कोई ग्रेस मार्क्स नहीं मिलेंगे आपको। समझ में आया? क्यों? क्योंकि ये कौन का क्वेश्चन है, ये फ्रस्टम तो बोल ही नहीं रहा है। कहीं उसने फ्रस्टम बोली, कहीं उसने बोला फ्रस्टम छोटी रेडियस क्या बनी, बड़ी रेडियस क्या बनी, कहीं उसने वो बकेट शेप यूज किया, कहीं भी नहीं किया। उसने कहा कोन को कट कर दिया, दो हिस्से हो गए, बड़ी कोन और छोटी कोन का वॉल्यूम का रेशियो निकाल दो। ठीक है, अब उसने कहा है कोन बड़े वाली की रेडियस कितनी दी हुई है, 4। अच्छा, कोन के पास और डायमेंशन कौन सी होती है, हाइट। जो कटिंग हुई है, एक्सिस तो कोन की यही हुई ना, हाइट वाली, ऐसी घूमती है वो, है ना। तो यहां से ये एक्सिस हो गई, दिस इज 4 सेंटीमीटर। कहां पे आपने कट मारा है, इस कोन के हाइट पर कहां पे कट मारा होगा, मिड पॉइंट। हाइट को आपने क्या किया होगा, दो हिस्सों में डिवाइड किया और यहाँ पर आपने कट मार दिया पैरेलल टू बेस, मतलब कोई कोनिक सेक्शन नहीं बना, ऊपर भी सर्कल बन गया। तो स्मॉल हाइट अपॉन कैपिटल हाइट, रेशो क्या हो गई, छोटी हाइट कोन की और सबसे बड़ी हाइट, रेशो क्या हो गई, 1/2। समझ में आ गया, हाफ किया है हमने। तो रेडियस की रेशो भी क्या होगी, 1/2। बड़ी वाली रेडियस कितनी है, छोटी वाली कितनी हो जाएगी। अब कहते हैं वॉल्यूम बता दो दोनों का। ऊपर वाले का वॉल्यूम होगा, अगर हम ऊपर वाले का वॉल्यूम 1/3 पाई 2 स्क्वायर और ये h है, और नीचे वाली का होगा 1/3 पाई 4 स्क्वायर इंटू कैपिटल H। क्लियर हो गया, ये स्मॉल कोन और ये बिग कोन। बात क्लियर हुई है ना। तो वॉल्यूम की रेशो क्या बन जाएगी, अगर आप देखोगे ये तो 2 स्क्वायर बाय 4 स्क्वायर है, h/h की रेशो भी क्या है, 1:2। तो वॉल्यूम की रेशो क्या हो जाएगी, 1:8। अब एक और रूल, अगर हाइट और रेडियस दोनों ही हाफ हो रही है तो वॉल्यूम क्यूब हो जाता है, क्यूब में रेशो आ जाती है 1:8। हाइट की रेशो 1:2 है, वॉल्यूम की रेशो क्या हो जाएगी, 1:8। तो रेशियो ऑफ टू पार्ट्स क्या होगा, ये वाला वॉल्यूम 1 है, कंप्लीट वाला वॉल्यूम 8 है। इस 8 में से आपने 1 निकाल दिया तो कितना बचा, 7। रेशियो ऑफ टू पार्ट्स इज 1:7। ये 1:8 निकालने के बाद ना आप इसे ऐसे सॉल्व कर सकते हो, वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर इज 1, टोटल इज 7। ठीक है, so therefore the remaining part is 7, so therefore the ratio of two parts is 1:7। क्लियर होगी बात ये। या फिर अगर इसको और अच्छे से सॉल्व करना होता है तो हम ऐसे लिखते हैं, करवाऊं ये, देखो ऐसे लिखा जाएगा 1/3 पाई 2 स्क्वायर h, बड़ी वाली कौन है 1/3 पाई 4 स्क्वायर h माइनस 1/3 पाई 2 स्क्वायर स्मॉल। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। बड़ी कोन में से छोटी कोन माइनस कर दी, है ना। तो पहले तो 1/3 में हटा रही हूँ, बड़ा गंदा है ना। तो हमारे पास आ गया 4h और ये हो गया 16h माइनस 4 स्मॉल h। h बाय कैपिटल H रेशो क्या रखी थी, तो कैपिटल H किसके इक्वल है, पुट कर देंगे यहाँ पे, यहाँ 2 पुट किया तो क्या बन गया 32h, और ये क्या आ गया, बन गया 1:28, 4/28, 1:7। बात समझ में आई। अगर हमें बहुत टेक्निकल होकर सॉल्व करने के लिए तरीके से सॉल्व करना है भाई, पूरा आंसर प्रॉपरली आए, दिस इज हाउ यू डू।
मिलने चाहिए पूरे, बिल्कुल मिलने चाहिए। बस होता क्या है, अगर कटेगा तो आधा नंबर कटेगा, सिर्फ इसलिए कि एक्स नहीं लगाया जी, वो नहीं लगाया, वो इतना मैटर ही नहीं करता जब आप क्वेश्चन सॉल्व करते हो। मैक्सिमम टाइम्स आपको मिल जाते हैं मार्क्स। अगर तरीके से लिख कर प्रॉपर सॉल्व किया, वॉल्यूम ऑफ द स्मॉलर कोन इज 1, लेट द वॉल्यूम इज 1, देन देयरफॉर द वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन, ठीक है ना, रेशियो 1:8 आ गई, लेट द वॉल्यूम ऑफ स्मॉलर कोन 1, लेट द वॉल्यूम ऑफ बिगर कोन 7, 8, therefore volume of the remaining part 8 minus 1 7, therefore the required ratio 1:7। ठीक है, थोड़ा सा लिख कर फिर आप प्रॉपरली इसे सॉल्व कर दो। बात समझ में आ गई है? अब आते हैं, इस पे और क्वेश्चन था, क्लियर है अब ये? अब 3 मार्क्स में एक और क्वेश्चन था जो ऐसे भयानक सा था, और वो भी सैंपल पेपर में आया हुआ है, और वो क्वेश्चन अगर कोशिश करके देखना, वो हो सकता है आपके पेपर्स में आ जाए। ये तो है भी 1 मार्क का, मैंने तो फिर 2 मार्क्स में दे दिया था। ये कौन वाला 13th क्वेश्चन, जिसको पाई की टर्म्स पाई की टर्म्स में सॉल्व होता है। ठीक है, ये सेक्टर ऑफ द सर्कल है, इसको रोल किया तो एक राइट सर्कुलर कोन बन जाती है। मैंने आपको कहा भी था, जब ऐसे रोल किया जाता है तो होता क्या है, जो यहाँ पर रेडियस है, यहाँ क्या बन जाती है, स्लांट हाइट। ये जो हमारा आर्क है, यहाँ क्या बन जाता है, सर्कमफ्रेंस। घर जाकर सेक्टर कट करना सर्कल में से, उसे रोल करना। ठीक है, मेरा यहाँ पे सेक्टर वो खत्म हो गया, वहां पे पड़ा हुआ दूसरा, तो आपको प्रॉपर एक कोन की शेप मिल जाएगी। कोई भी एक सेक्टर लेना, उसे प्रॉपर रोल करना, तो ये आपकी टिप है। जो रेडियस ऑफ द पेपर है वो बन जाएगी स्लांट हाइट ऑफ द कोन। लिखो इस चीज को, जो आर्क की लेंथ है वो बन जाएगा सर्कमफ्रेंस ऑफ बेस। दिस इज द कॉन्सेप्ट दैट वी नीड टू यूज ओवर हियर। ठीक है, इस थीटा को हम कहा यूज करेंगे, लेंथ ऑफ आर्क निकालने में। लेंथ ऑफ आर्क क्या होती है, 2 पाई आर थीटा बाय 360। ठीक है, अब आपको जो कोण दिया हुआ है, जो कोण दिया हुआ है उसमें रेडियस दी हुई है 5 सेंटीमीटर और हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट कितनी हो गई, स्लांट हाइट कितनी हो जाएगी, 13। इसकी स्लांट हाइट 13 और इसकी रेडियस कितनी आ गई, 13 सेंटीमीटर। समझ में आ गया, इतना क्लियर है? So this will be 2 into pi into 13 theta by 360 is equal to, इसके बेस का सर्कमफ्रेंस क्या होगा, सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, 2 पाई आर। आर कितना है, अब ये सॉल्व, पाई पाई कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सो दिस इज 180, तो थीटा आपके पास आ जाएगा 1800 बाय, यही आएगा ना, 10 पाई बाय 13 बुक में आंसर दिया हुआ है। वो पाई आपको नहीं समझ में आता क्योंकि वो 180 के इक्वल है, क्योंकि मैं नहीं चाहती आप 3.14 के अलावा पाई को कुछ और देखो। वो जब आप ट्रिग्नोमेट्री आगे करोगे वो रेडियंस होता है, दैट इज नॉट पाई व्हिच इज गिवन हियर, दैट इज पाई रेडियंस व्हिच इज द वैल्यू ऑफ एंगल, है ना। वो लेवल का कॉन्सेप्ट है, तो पाई नहीं आना चाहिए पेपर में। वो पाई 180 डिग्रीज के इक्वल होता है, वो पाई रेडियंस होता है। ये पाई इज दैट इरेशनल नंबर जो सर्कल में
कांस्टेंट बनकर आता है 3.14। समझ आ गई? मैं भी बहुत सालों बाद सीखी थी, मैंने भी रट्टे मारे थे। मतलब मैंने 11th 12th की मैथ्स मेरी अच्छी बहुत थी, पर जो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी मुझे अब होती है ना, मैं सोचती थी वहां नहीं थी मुझे, तो मैं कैसे मैथ्स की थी वो, कि वो पाई क्यों है, मतलब आई नेवर यूज्ड टू थिंक अबाउट दिस, वो पाई है यहाँ पर है। समझ में था कि वो पाई अलग है, ये पाई अलग है, पर क्यों अलग है, क्या चीज है, वो कुछ समझ नहीं था। कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी बहुत टाइम के बाद आती है। इतना क्लियर हो गया बच्चे? राइट। अब आते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 15। बाकी ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन इसके सही थे। 15 क्वेश्चन सबको समझ में आया था? इसके अलावा किसी और क्वेश्चन में प्रॉब्लम थी? बाकी बाकी में होगी भी। क्वेश्चन नंबर 15 ये भी सैंपल पेपर का ही क्वेश्चन है, और इसी के बेसिस पे मैंने सारे स्पीड बेस्ड क्वेश्चन करवाए हैं। एक पाइप है सिलेंड्रिकल, उसका पानी इकट्ठा हो रहा है क्यूबॉइड में। ठीक है। सिलेंड्रिकल पाइप की डायामीटर दी हुई है 14 सेंटीमीटर, बिल्कुल सही है। उसमें जो पानी फ्लो कर रहा है वो है 15 किलोमीटर पर आवर, और जो पॉन्ड में पानी जा रहा है 50 मीटर लॉन्ग है, 44 मीटर वाइड है। इसमें हाइट कितनी चाहिए? 21 सेंटीमीटर। इतने सारे यूनिट्स, उन सबकी कन्वर्जन। यहां तक क्लियर हुआ? पानी किस में जा रहा है, किसमें कलेक्ट हो रहा है? क्यूबॉइड में। कहां से फ्लो कर रहा है? सिलेंडर। तो पानी की क्वालिटी जो होती है वो क्या होती है? लिक्विड्स टेक द शेप ऑफ द कंटेनर इन विच दे आर केप्ट। तो पानी जब ये पाइप में से निकल कर जाएगा, उसकी शेप क्या होगी? सिलेंडर, है ना? 15 किलोमीटर पर आवर का मतलब है कि मैंने टाइम 0 स्टार्ट किया, मैंने 8:00 पे स्टार्ट किया, एग्जैक्ट 9 पे बंद किया, तो पानी स्टार्टिंग से आगे कितना पहुंच चुका होगा? 15 किलोमीटर। समझ में आया? पाइप चल रही है, आपने 8 o'clock पानी स्टार्ट किया, 9 o'clock जैसे ही हुआ बंद कर दिया, आपके पास एक मैजिकल बटन है, आपने कहा फ्रीज, वो पानी आइस बन गया। तो जब आपने उस पाइप में से उस चीज को निकाला तो आपके पास 15 किलोमीटर लंबी एक रॉड बनकर आ गई सिलेंडर की शेप में, जिसकी डायमीटर क्या दी हुई है? 14 सेंटीमीटर। इज इट क्लियर? राइट। तो जब भी आपके पास वो स्पीड होती है, स्पीड इफ इट्स इन द शेप ऑफ, अगर ये हमारे पास स्पीड है, अगर ये किलोमीटर्स मीटर सेंटीमीटर है तो हमेशा लेंथ बनेगी, और अगर ये क्यूबिक में दिया होगा तो ये वॉल्यूम बनेगा। समझ में आ गई बात? ये अभी किलोमीटर्स है, ये लेंथ है हमारी किसकी, क्योंकि पानी चल रहा है सिलेंडर में, तो वहां। तो 1 घंटे में पानी जितना यहां से निकला उतना ही इसमें कलेक्ट हुआ, है ना? तो मैं कहती हूँ कि अगर टाइम ले लो, लेट मी टेक टाइम इज टी आवर्स, एक्स मिनट्स टी आवर्स, क्योंकि ये आर दिया हुआ ना, टी आवर्स में पानी इसमें से इतना जा रहा है, 21 सेंटीमीटर का हमारे पास वॉल्यूम हाइट क्रिएट हो रही है। सो वॉल्यूम ऑफ पाइप in T hours is equal to volume of water in pond। ठीक है। पाइप का वॉल्यूम क्या होगा? कौन सी शेप है? सिलेंडर। क्या होता है? पाई आर। आर क्या लिखोगे? 14 सेंटीमीटर, है ना? अच्छा देखो, अब जो भी हमारे पास फर्दर दिया हुआ है ना, एक कॉमन यूनिट में सबको कन्वर्ट करना है। तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, मीटर दिया हुआ है और किलोमीटर। आपको क्या लगता है क्या इजी रहेगा? मीटर ठीक रहेगा। तो ये जो आर है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, मीटर में कितनी हो जाएगी? 7/100 मीटर। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी 5 7/100 7/100। हाइट कितनी हो गई? 15 किलोमीटर है, कितना हो गया? 15,000। ये तो 1 घंटे की बात है, मैं इसको टी आवर चला रही हूँ। ये तो 1 आवर में क्रिएट हुआ, तो टी घंटे, टी आवर्स में कितना क्रिएट हुआ? 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, कितना टाइम? ठीक है। अब आ जाते हैं वॉल्यूम ऑफ वाटर इन पॉन्ड। क्या लिखेंगे? 50 इंटू 44। हाइट कितनी दी हुई है? 21 सेंटीमीटर। तो क्या करना होगा? इसको डिवाइड बाय 100। क्लियर हो गया इतना? कायशा, इश्वी, पीछे शिंजन, समझ में आ गया ये? समझ में आ गया ये?
घर जाके ये क्वेश्चन देखना, सबसे इजी क्वेश्चन है, और अगर आएगा तो ऐसा ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। सिंपल सा कलेक्शन हुआ है एक चीज का दूसरे में। अब इसकी सिर्फ कैलकुलेशन करनी थी। यहाँ पे आप लिखते हैं 22/7 इंटू 7/100, 7/100 इंटू 15,000 इंटू T, राइट। तो ये देखो, ये 100 और ये 2 जीरो यहाँ कट गए, ये 100 और ये 100 कट गया। अब ये 7 और ये 7, दिस एंड दिस गोज 2, राइट। तो अब ये 0 और ये दिस इज 3, ये खत्म। तो टाइम इज 2 आवर्स। जसलीन लिख क्यों नहीं रही हो? टाइम क्या आ गया? 2 आवर्स। समझ में आ गया? तो इसका मतलब ये टैंक में जब पॉन्ड में पानी कलेक्ट होगा तो 2 घंटे के बाद 21 सेंटीमीटर पानी का लेवल इंक्रीज होगा। क्लियर हो गया? अब यही लेवल आपको 1 आवर में अटेन करना है। 2 आवर सबका आंसर आ गया ना? तुम्हारा फर्स्ट है, इन व्हाट टाइम विद द लेवल ऑफ द वाटर इन पॉन्ड राइज बाय 21 सेंटीमीटर, 2 घंटे में। अब कहते हैं यही राइज आपको 1 आवर में अटेन करना है। व्हाट शुड बी द स्पीड ऑफ वाटर? 15 किलोमीटर की स्पीड पर 2 घंटे में 21 सेंटीमीटर पानी बढ़ जाएगा। अब यही लेवल आपको 1 आवर में बढ़ाना है। तो स्पीड क्या करेंगे? पहले का टाइम था 2 आवर्स, अब हमें टाइम चाहिए 1 आवर। उसी काम को करना है 1 घंटे में। तो स्पीड क्या हो जाएगी? डबल। डबल का मतलब क्या हो जाएगा? द स्पीड शुड बी 30 किलोमीटर पर आवर। बात समझ में आई है? ठीक है, डन एवरीवन? चलो जाओ, हमारी 5 क्लास ही है।